आज के अंक में शामिल है वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस पर जानकारी, बातचीत डॉक्टर तुलिका सेठ से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हेमेटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं, और एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट निष्ठा से दी गई एक जानकारी। और उसके बाद सुनिए एक भेंटवार्ता ग्रीष्म ऋतु और आयुर्वेद। जानकारी देंगी श्याम प्रिया। दोस्तों, दुनिया भर में 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य थैलेसीमिया जैसे गंभीर अनुवांशिक विकार और इससे पीड़ित रोगियों के संघर्ष के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही ये दिवस पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों तथा इस रोग के उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों का भी सम्मान करता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस, इस पर विशेष जानकारी हमने प्राप्त की डॉक्टर तुलिका सेठ से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हेमेटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आइए इनसे जानते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है। ये जेनेटिक है। इसका अर्थ है कि माता पिता दोनों को थैलेसीमिया कैरियर या थैलेसीमिया ट्रेट होता है और उसके कारण बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। ये कैसे होता है? इसमें अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया कैरियर हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% खतरा होता है कि एक बच्चा हो जिसको थैलेसीमिया मेजर है। 75% चांस है कि बच्चे नॉर्मल हो, इसलिए कई परिवारों में दोनों माता पिता थैलेसीमिया ट्रेट हैं फिर भी बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। बट क्योंकि खतरा है, अगर आपको जानकारी हो जाती है तो अवश्य प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट कर सकते हैं कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है या नहीं। थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं उस समय नॉर्मल होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, क्योंकि जो खून बच्चे में होता है माँ के पेट के अंदर, वो करीब 1 साल के बाद वो परिवर्तित हो जाता है अडल्ट खून में। तो ये जो चेंज होता है ये लगभग 6 महीने के बाद होने लगता है। तो जनरली बच्चे पैदाइश के समय नॉर्मल होते हैं और 6 महीने के बाद ही उनमें कुछ कुछ तकलीफ़ें होने लगती हैं। बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है, बच्चा अधिक रोता है, सुस्त हो सकता है, खेलता कम है, और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं माता पिता तो पता चलता है कि खून की कमी है। और लगभग 9 महीने में या 1 साल से पहले ही अधिकतर बच्चे पहचाने जाते हैं और उनमें फिर खून चढ़ाने का इलाज शुरू करना पड़ता है, क्योंकि थैलेसीमिया बच्चे का खून कम होता है और अगर उनको खून नहीं चढ़ाया जाए तो बहुत खून की कमी हो जाती है और उनको मृत्यु भी हो सकती है। इसका रिस्क फैक्टर ये है कि दोनों माता पिता में थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया कैरियर हों। अच्छा, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो थैलेसीमिया ट्रेट या तो जो थैलेसीमिया कैरियर हैं वो मरीज़ नहीं हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति हैं और अपना पूरा जीवन नॉर्मल जी सकते हैं। उनको कोई दवाइयों की या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक थैलेसीमिया कैरियर किसी नॉर्मल व्यक्ति से शादी करता है तो थैलेसीमिया मेजर बिल्कुल होने का खतरा नहीं है। अगर 2 थैलेसीमिया माइनर या कैरियर या ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी शादी होती है तो जैसे मैंने कहा उनमें 25% खतरा होता है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो, और इस खतरे को बिल्कुल शून्य किया जा सकता है अगर वो प्रीनेटल टेस्टिंग करें। प्रीनेटल टेस्टिंग का अर्थ ये है कि अगर दोनों माता पिता का टेस्ट हो गया है और पता चल गया है कि थैलेसीमिया कैरियर हैं वो दोनों, तो जब 10 हफ्ते का बेबी होता है तो उस टाइम पे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके एक सीवीएस टेस्ट होता है जिसमें माँ के पेट में सुई डाल के बच्चे से थोड़ा सा खून लेके उसका जांच किया जा सकता है और पता चल जाएगा कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। हर साल इंडिया में करीब 20,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर के साथ, और अगर जानकारी होगी सब परिवारों में तो आगे नहीं होगा हमारे देश में। इसका प्रिवेंशन के लिए केवल अवेयरनेस है, जागरूकता है, जानकारी होनी चाहिए। बच्चा पैदा करने से पहले बहुत सारे जांच माता पिता में होती है, तो थैलेसीमिया का टेस्ट भी आप करा लीजिए। अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया कैरियर्स हैं तो कोई बात नहीं,
नॉर्मल बेबी भी हो सकता है, बट जो 25% खतरा है थैलेसीमिया मेजर होने का, उसमें अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो खतरा भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इन बच्चों को क्योंकि खून की अति आवश्यकता होती है और हर महीने ज़िंदगी भर खून चढ़ाना पड़ता है, तो रक्तदान मैं सबको बोलूँगी कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। केवल थैलेसीमिया नहीं, बट और भी बच्चे हैं जिनको कैंसर होता है, या मरीज़ हैं जो एक्सीडेंट के मरीज़ हैं, या जिनको और कारण से खून चढ़ाना पड़ता है जैसे कैंसर वगैरह बीमारी। तो रक्तदान से आप लोगों की जान बचा सकते हैं। तो रक्तदान सबको करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं, तो आप हर 3 महीने में खून दान कर सकते हैं। इससे कोई कमज़ोरी नहीं होती है, इससे कोई असुविधा नहीं होती है, और आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन परिवारों में एक बच्चा है जिसको थैलेसीमिया मेजर है, तो उनमें जितने भी लोग हैं सबको ज़रूर अपनी थैलेसीमिया कैरियर का स्टेटस पता होना चाहिए, और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब शादी होएगी और बच्चा होगा तो उस टाइम पे टेस्ट करें, ताकि उनके और परिवार में और बच्चे ना पैदा हों जिनको थैलेसीमिया मेजर है। थैंक यू। अब बात करते हैं एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट निष्ठा से। नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा है और मैं एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। थैलेसीमिया मेजर जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा सहयोग माता पिता का होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं को अपने आप को संभालना पड़ता है कि उनका एक बच्चा जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहे थे, उसको थैलेसीमिया जैसी बीमारी है जो उम्र भर के लिए है। तो सबसे पहले तो माता पिता को खुद संभालना पड़ता है ताकि वो हमें संभाल सकें। यही मेरे साथ भी हुआ था, पर मेरे माँ बाप ने अपने आप को बड़ा पक्का कर लिया कि हम इस बच्ची के लिए सब कुछ करेंगे, और जो ये अपने जीवन में हासिल करना चाहेगी उसके लिए हम हमेशा उसके साथ देंगे। और आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ एंड मेरी भी फैमिली है। थैलेसीमिया वर्कर्स के तौर पे मैंने काफ़ी काम भी किया है, और कह सकते हैं कि मैं एक थैलेसीमिया एडवोकेट हूँ, और जब मौका मिलता है थैलेसीमिया के बारे में लोगों को बताती हूँ, उनको अवेयर करती हूँ। आज के दौर में यदि आप कहें कि थैलेसीमिया अगर किसी को है तो वो क्या चैलेंजेस फेस करता है, तो ऐसे में बचपन में कई बारी अवेयरनेस नहीं होती, तो टीचर्स सोचते हैं हम इस बच्चे को किसी एक्टिविटी में लें या नहीं लें। कॉलेज में आते हैं तो फ्रेंड्स सोचते हैं क्या ये हमारी तरह है और नहीं दिख रहा हमारी तरह, या नहीं दिख रही तो क्यों नहीं दिख रही। लोगों को कई क्वेश्चंस होते हैं, और सच मानिए मेरे साथ रह के लोग सरप्राइज भी हो जाते हैं कि यार ये तो थैलेसीमिया इतना बड़ा कुछ नहीं लग रहा। बट ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिल पाया मुझे। टाइम टू टाइम ट्रांसफ्यूजन्स हो पाए और केलेशन मिल पाई। आयरन केलेशन के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो मिल पाई। ये दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, इसलिए थैलेसीमिया का सबसे बड़ा चैलेंज थैलेसीमिया को मैनेज करने का खर्चा भी है, क्योंकि डेस्फ्रॉल होते हैं, वो इंजेक्शंस होते हैं जो 12-12 घंटे बच्चे लगाते हैं, बहुत महंगे होते हैं। दवाइयाँ होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ब्लड ही अरेंज करना होता है। ब्लड डोनेशन तो आप जानते ही हैं कि कितना नोबल कॉज है, पर क्योंकि हर महीने में 2 बारी रादर चाहिए होता है, एक बड़े थैलेसीमिया पेशेंट को महीने में 4 से 6 यूनिट चाहिए होते हैं। तो आज थैलेसीमिया डे पे मैं सबको 2 ही दरख्वास्त करूँगी कि आप शादी से पहले अपना थैलेसीमिया स्टेटस चेक कराएं, और यदि आप फिट हैं तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद। ग्रीष्म ऋतु और आयुर्वेद, आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। हम साधारणतः ये सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए हमारी सेहत कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम किसी बीमारी के क्योर पर नहीं, बल्कि बात करेंगे बीमारी का बचाव कैसे हो, यानी प्रोटेक्टिव हेल्थ। इस पर आज खास बातचीत होगी हमारे गेस्ट के साथ, और विशेषकर हम बात करेंगे सीजनल हेल्थ प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस। हमारे साथ हमारे गेस्ट स्टूडियो में श्याम प्रिया जी। पहले स्वागत कर लेते हैं। श्याम प्रिया जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शालिनी जी।
श्याम प्रिया जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। आप वेलनेस ट्रेनर हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद के जो प्रचार प्रसार में आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी में कैसे आयुर्वेद को पहुंचाया जाए, जन जन तक, लोक तक इसके जो गुण हैं वो सब समझें, उसको अपने जीवन में सम्मिलित करें, इसके लिए लोक आयुर्वेद संकल्पना के तहत आप विजन के तहत कार्य कर रही हैं। और क्लासिकल वेलनेस नॉलेज टू कॉमन मैन इन कॉन्टेम्पररी वेज, ये आपका ध्येय है। मैंने सही कहा श्याम प्रिया जी? जी बिल्कुल। तो ये बताइए, हम बात की शुरुआत करें, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र को, पर वास्तव में आयुर्वेद हमारे जीवन का एक विज्ञान है। ये किस प्रकार से है, इस पर भी हम बात करेंगे। पर कार्यक्रम में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हम ऋतु की बात करते हैं, आयुर्वेद में बहुत हम सुनते रहे हैं, अब ये ऋतु है, अब ग्रीष्म ऋतु है, अब बसंत ऋतु है। ये ऋतु होती क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और कितनी प्रकार की होती है? सबसे पहले तो आपके प्रश्नों का उत्तर शुरू करने से पहले, क्योंकि हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आयुर्वेद को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले वेदों के अधिष्ठाता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, आयुर्वेद के सभी पूर्व आचार्य और मेरे वर्तमान के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी को चरण वंदन करती हूँ, और हमारे AIR के सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्याम प्रिया का नमस्कार। तो अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ कि ऋतु क्या होती है जी। तो ऋतु का अर्थ है परिवर्तन, और ये संस्कृत शब्द ऋत से आया है। ऋत का अर्थ होता है सर्वमान्य नियम, वो परिवर्तन जो सबको मानना पड़ेगा, कोई भी उस परिवर्तन से बच नहीं सकता, मतलब जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और हर जीव उस नियम के अधीन है। तो इस प्रकार से ऋतु शब्द का अर्थ हुआ परिवर्तन। फिर बाद में इसको हम जब आगे भी चर्चा करेंगे कि इसको आयुर्वेद शास्त्र स्वास्थ्य से या ऋतु से कैसे जोड़ता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत ऐसा देश है जहाँ पे भारतवासी ये पूरी 6 ऋतुओं का अनुभव कर सकते हैं। बाकी देशों में तो बहुत सारी ऋतुएं देखने को नहीं मिलती, या तो बर्फ पड़ती है या नहीं पड़ती है, या सिर्फ सर्दी रहती है या सिर्फ गर्मी रहती है। लेकिन भारत की जलवायु और भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि भारतवासी 6 ऋतु का अनुभव करता है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसकी निद्रा कैसी होनी चाहिए, उसका विहार कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए पूरी दिनचर्या में, ऋतुचर्या में उसे क्या करना चाहिए। तो ये सब साइंस थी, स्वास्थ्य की साइंस, और दादी नानी इसको जानती थी। जी, बिल्कुल सही कहा। सिर्फ हमें दादी नानी को याद करना है बस। और वो जो जानकारी उन तक थी उसको हमें कोशिश करना है हम दोबारा से अपने जीवन में लेकर आए, जहाँ जहाँ हम छूट रहे हैं। लोक आयुर्वेद एक्चुअली यही संकल्पना है जो मेरे आचार्य हैं डॉक्टर हितेश जानी जी की। एक आचार्य होने के नाते उनका ये कर्तव्य है, तो इसलिए उन्होंने सोचा चिकित्सा तो मुझे करनी ही है, लेकिन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो आचार्य चरक ने सोचा था कि जन जन कैसे स्वस्थ रहे। सिर्फ वो चिकित्सा नहीं करते थे, वो ये भी सोचते थे कि दादी कैसे स्वस्थ रहेगी, नानी, ये पूरा घर कैसे स्वस्थ रहेगा, समाज कैसे स्वस्थ रहेगा। चिकित्सा भी हम सिर्फ चिकित्सा ही हम नहीं करेंगे, इसलिए मूल उद्देश्य को भी आचार्य प्रसारित करते हैं। तो लोक आयुर्वेद उसी संकल्पना का नाम है जी, कि थोड़ा सा जो हम सिर्फ भूल गए हैं। भारतीयों के कहते हैं ना, हमारे तो DNA में वो ज्ञान है, हम तो ऋषियों की संतान हैं, तो सिर्फ ये याद कराने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं, वो हमारे अंदर ही है, सिर्फ आवरण हटाना है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। हमारी दादी नानी या हमारे पूर्वज ये जानते थे कि किस तरह से जीवन को जीना है आयुर्वेद के साथ, इसीलिए शायद वो बहुत स्वस्थ उन्होंने जीवन जिया। और आज भी अगर हम देखते हैं, हमसे 2 पीढ़ी पहले हमारी नानी, हमारी दादी अगर हैं तो वो बहुत हेल्दी अभी भी हैं। और ये आम एक धारणा है, लोग आम बोलते हैं कि आजकल तो हम अभी इसी उम्र में हमारी ये हालत है, हम इनकी उम्र तक पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हमारा जीवन उतना ही स्वस्थ हो सकता है, ऐसा मुझे आपकी बातों से लगता है। बिल्कुल। जो बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी आयुष्य चाहता है, क्योंकि उसे पता है स्वस्थ आयु से ही जीवन के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। धर्म, अपनी ड्यूटीज निभाना, कामना, काम मतलब कोई भी डिजायर पूरी करना, अर्थ, पैसा कमाना, और मोक्ष, भगवत प्राप्ति करना। तो मानव जीवन के ये 4 उद्देश्य हैं। अगर किसी व्यक्ति को इनको पाना है, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है, तो अच्छी आयु उसका आधार है। अतः आयुष्य चाहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति सदा आयुर्वेद के उपदेशों का विधेयात्मक रूप से पालन करता है। ऑप्शन नहीं है, इट इज एसेंशियल साइंस।
आयुर्वेद उपदेशेषु विधया परमादरा, करना ही चाहिए। आयु चाहिए, स्वस्थ आयु चाहिए, तो आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी आपने बताई। हमने शुरू में जो पहले आपसे प्रश्न किया था ऋतु के बारे में जाना था, आपने बताया कि ये ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं। ये भी बताइए कि ये जो ऋतुएं हैं या सीजन्स हैं जो आपने बताया, ये हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, इसकी साइंस क्या है? बहुत ही कुछ सुंदर, तो आपने बता दिया। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। तो अभी क्योंकि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है, तो हम ग्रीष्म ऋतु पे के सीजन पे ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन उस पे आने से पहले ये ऋतु मुझे कैसे प्रभावित कर रही है, हाउ सीजन इम्पैक्ट्स ह्यूमंस। तो पहले हम इसका थोड़ा विज्ञान जानते हैं, तो हम अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे कि व्हाई वी शुड फॉलो सीजनल डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो वो ये कहते हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे, महर्षि चरक ने बोला, सृष्टि की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से मिलकर बनी हैं। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम रामचरितमानस पढ़ें तो भी तुलसीदास ने बोला, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। तो सृष्टि की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से मिलकर बनी हैं। वो क्या है? वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पंच महाभूत इस पिंड यानी शरीर को बनाता है, और यही पंचमहाभूत इस ब्रह्मांड को यानी प्रकृति को बनाता है। तो जब प्रकृति में चेंज होगा तो मुझ में भी चेंज होगा, क्योंकि मैं इस सृष्टि का हिस्सा हूं, इस पंचमहाभूत का हिस्सा हूं। जब बाहरी पंचमहाभूतों में चेंज होगा तो अंदर के पंचमहाभूत भी प्रभावित होंगे। तो इस साइंस को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है। और अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो जिस तरह से अगर हम इसे आभासित भी करते हैं कई बार, कि जैसे सर्दी आती है तो मेरी भूख अपने आप बढ़ जाती है, गर्मी आती है तो भूख अपने आप कम हो जाती है। तो ये कैसे हुआ? ये मेरी जठराग्नि, मतलब मेरी डाइजेस्टिव फायर, मेरी पाचन शक्ति कम ज्यादा कैसे हुई? क्योंकि सूर्य ने मुझे इम्पैक्ट किया। और सूर्य ने मुझे क्यों इम्पैक्ट किया? क्योंकि जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री के कोण पर जो ऑर्बिट है सूर्य का, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। 365 डेज में वो चक्कर पूरा होता है, जिसमें 6 ऋतुओं का निर्माण होता है। ये साइंस तो हम पढ़ते हैं, ऋतु चक्र है। तो जब जब पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की प्लेसमेंट सूर्य के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग जिस तरह से जाती है, वैसे वैसे चेंजेस हमारे ऊपर आते हैं, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई, बहुत स्पष्ट है। आपने बोला ये साइंस है और सबको ही पता है कि जब प्रकृति के उसमें बदलाव आएगा तो वो हमारे शरीर को भी, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। अब क्योंकि हम ग्रीष्म पे बात कर रहे हैं, गर्मियां हैं, गर्मियों में अपने आप आपने बताया भूख कम हो जाती है। हमने ये एक नॉर्मल एक सेटिंग है बॉडी की, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए? कम हो जाती है, पर फिर भी हम क्या खाएं जो हमारे शरीर को लगे और हमें स्वस्थ रखे? तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये हेल्थ जो है ना, ये विजडम का विषय है, बिल्कुल है, बुद्धि का विषय है। और जो विवेकवान व्यक्ति है, जो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट पर्सन बहुत अच्छा हेल्दी रह सकता है। और हमारे आचार्य भी मानते हैं कि ये सिंपल बात नहीं है, क्योंकि वो जो भी कहते थे वो साइंटिफिक था। उन्होंने बहुत रिसर्च किया ह्यूमन बॉडी पे, उन्होंने प्रकृति पे रिसर्च किया। तो वो कहते हैं अभी ग्रीष्म ऋतु आई है तो ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है प्रकृति में। वो कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, इतना ज्यादा ताप बढ़ जाता है, सब धरती में दरारें आ जाती हैं। हमारा खुद का भी हमें लगता है कि हमारे अंदर का जो उष्णता है वो बढ़ गई है, हमारा मतलब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, ये एक हमने फील किया कि हमारे अंदर गर्मी कुछ बढ़ गई है, ये हमने फील किया। ये मतलब ये चीजें जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हर व्यक्ति उसे अनुभव करता है, और वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसे नहीं मानूंगा। तो पहला हमने अनुभव किया कि बहुत गर्मी बढ़ गई है। दूसरा क्या अनुभव किया कि मेरा बल कम हो गया है। कहते हैं ना कि बाहर धूप से आओ तो थकावट लगती है, और मतलब मुझे तो चक्कर आ रहे हैं धूप से आकर, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख कम हो गई है, मतलब जठराग्नि, अग्नि बल उसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, अग्नि बल कम हो गया है, शारीरिक बल भी कम हो गया है, क्योंकि अंदर से लग रहा है कि कुछ ज्यादा ताकत नहीं है, तो शारीरिक बल भी कम हुआ है, और गर्मी बढ़ी है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए हमारी फूड प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? गर्मी को कम करना है तो शीतल रसों का सेवन, और भूख कम है तो मैं ज्यादा हैवी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो लिक्विड डाइट का डिसीजन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ शारीरिक बल भी कम है तो मुझे बलवान रसों का सेवन करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ये पूरा
मतलब सिंपल, दादी नानी इसी तरह से प्लानिंग करती थी कि अभी शीतल रसों का कैसे सेवन करेंगे। शीतल रसों का सेवन कोल्ड ड्रिंक नहीं, आचार्य बोलते थे वो द्रव्य जो नेचुरल रूप से बॉडी को शीतलता प्रदान करें, उनको द्रव्य के रूप में, उनको लिक्विड के रूप में आपको सेवन करना चाहिए। मतलब जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो भगवान ने हमें दिए हैं, यानी जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उन्हीं से ही हम जिनकी खुद की प्रकृति ठंडी है, ठंडी तासीर है जिनकी, जैसे गुलाब आपको ठंडक ही देगा, जैसे बेल आपको ठंडक देगा, आम, फालसा, ये इस ऋतु के फल ऐसे ही आएंगे जो आपको प्राकृतिक ठंडक देंगे। तो उन प्राकृतिक ठंडक देने वाले द्रव्यों का रसपान, उसे कोल्ड ड्रिंक बोला गया। और दूसरा, अब मुझे तो बल चाहिए, तो फिर मुझे जो टेस्ट है, मतलब जो मेरी कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहें या शीतल पेय, जो आयुर्वेद के शीतल पेय हैं, तो उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? तो मधुर, अम्ल, लवण, हमारे 6 रस होते हैं। खाने में आप कभी कहते हैं ना कि हर व्यक्ति ये 6 रस फील करता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर मीन्स मीठा, अम्ल मीन्स खट्टा, लवण मीन्स नमकीन, कटु मीन्स जो है हमारा थोड़ा उष्ण, मतलब कि काली मिर्च जैसे, और तिक्त मीन्स कड़वा, नीम, और कषाय मीन्स कसैला, जैसे जामुन। तो ये 6 रस, हमारे षड रस बोलते हैं इसको, ये हर व्यक्ति भोजन में फील करता है। और हमारे षड ऋतु, षड रस तो ये बहुत आसानी से समझ आया। तो मधुर, अम्ल, लवण ये बलवान रस हैं, आपको बल देते हैं। कहते हैं ना, बड़ा मीठा खाया, मजा आ गया। तो मजा किसको आया? मन को तृप्ति हुई। मधुर रस तृप्ति करता है, अम्ल रस भी कहते हैं खट्टा मीठा, टेस्टी था, तो तृप्ति हुई, तो बल मिला। ऐसे ही नमकीन चीजें खा के भी बल मिलता है। तो मधुर, अम्ल, लवण, मतलब पहले के जो ये 3 रस हैं, आप क्रम में हम याद कर सकते हैं, वो बलवान रस हैं, वो बल प्रदान करते हैं। और जो पीछे के 3 रस हैं, कटु, तिक्त, कषाय, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप खाना खा के सौंफ खाते हो ना, खाना खा के इलायची खाते हो ना, तो ये सब कटु, तिक्त, कषाय रस हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन इनका सेवन ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मधुर, अम्ल, लवण का ज्यादा थोड़ा, क्योंकि ऋतु के हिसाब से सेवन करना। वो कहते हैं नित्यम सर्वरस अभ्यासः, नित्य सभी रसों का सेवन करना चाहिए। बट स्वाधिक्यामृतावृतो, लेकिन जिस जिस ऋतु में, ऋतु के अनुसार जिस जिस रस के सेवन का अधिकता से प्रयोग बताया गया, उस ऋतु में उस रस का ज्यादा सेवन करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशियस डाइट, दिस इज कॉल्ड आयुर्वेद, दिस इज कॉल्ड आयुर्वेद। ये आपने आज बताया कि अगर शीतल पेय है, वो कौन सा पेय होना चाहिए जो आपको गर्मियों में लेना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, ये तो खाने पे आपने काफी अभी बताया। ये बताइए, क्या लाइफस्टाइल भी, कोई एक्टिविटी भी कोई ऐसी होती है कि ये करनी चाहिए गर्मियों में या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी कहते हैं ना कि हमारी हर मूवमेंट हमारा स्वास्थ्य बनाती है। आप बताइए, अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं देखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं बोलेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो खाने को हमने कहा आहार, क्योंकि वो थोड़ा व्यापक क्षेत्र है, तो हमने उसको पूरा नाम दिया आहार। और ये जो बाकी एक्टिविटीज हैं, बोलना, सुनना, चलना, देखना, आप देखिए ना, कहते हैं ना, मैं कल अच्छे पोस्चर में नहीं बैठा तो मेरी कमर में दर्द हो गया। एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर, मतलब कहते हैं ना कि हम दिन में कुछ भी काम करें, वही हमारी हेल्थ है जी। तो उसको सही प्रकार से करना कहलाता है क्या है सही प्रकार, वो बताइए। तो सही प्रकार ये है कि ग्रीष्म ऋतु का आपका जो प्लानिंग होना चाहिए, तो हम कैसे प्लान करें? तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उठ के एक्सरसाइज करते हैं जनरली हम। तो उस ऋतु में कहा गया अधिक व्यायाम ना करें। हमारे यहाँ व्यायाम की प्लानिंग ऐसे नहीं होती थी कि भाई आप 45 मिनट्स इन अ डे या 1 आवर इन अ डे। नो। आचार्य कहते हैं वयो बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्षया कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोग मापनुयात। कि आप अगर ये सारे पैरामीटर्स जो मैं आपको बताऊंगी अभी, इनको नहीं देख के आपकी एक्सरसाइज प्लान करेंगे तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। समीक्षा कुर्याद, समीक्षा करो, देखो क्या आप ये सारे पैरामीटर्स को मीट कर रहे हो, देन यू प्लान योर एक्सरसाइज। अदरवाइज रोग मापनुयात, अदरवाइज आपको रोग हो जाएंगे। तो वो पैरामीटर्स क्या है? वयो बल शरीराणि। वयो, अभी कौन सी अवस्था में हूँ, 80 साल का हूँ या 18 साल का? पहले आप अपनी उम्र को देखें कि आप बल
एक होता है अपनी, हर किसी की अपनी इम्यूनिटी सीमा होती है जी, अपना। जी। मैं तो 100 कदम चल के भी शायद थक सकती हूँ, पर आप हो सकता है कि 400 कदम चल के भी ना थकें। तो एक प्राकृतिक बल होता है हर व्यक्ति का, जो उसको जन्म से मिलता है, अपनी इम्यूनिटी होती है। तो बल, आपका खुद का बल कितना है। शरीर, आपकी बॉडी टाइप क्या है। आप वातज प्रकृति हो तो आप तो वैसे ही चलते फिरते रहोगे, आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए। पित्तज हो तो मध्यम प्लान करो। कफज हो तो आपका तो बहुत लेजी नेचर है, थोड़ा मतलब बैठने का नेचर है, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज करो, आपको जल्दी मोटापा आएगा। तो पहला पैरामीटर वयो अवस्था, एज, बल, इम्यूनिटी, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी। शरीर, आपके शरीर की प्रकृति क्या है। काल, काल देश अशनानी चा, ऋतु कौन सी चल रही है भैया। अगर ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो वैसे ही शिकंजी पी रहे हो आप, लिक्विड डाइट खा रहे हो, तो गाजर का हलवा तो खा नहीं रहे हो, तो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए। वहीं हेमंत और शिशिर ऋतु होती सर्दी की, तो मैं ज्यादा एक्सरसाइज प्लान करती। तो इस तरह से काल, और जो बाकी हैं देश काल अशनानी चा, देश, तो देश कौन सा है, आप कहाँ रहते हो, उसकी जलवायु कैसी है, और क्या खाते हो। और अशन, ये लास्ट में आएगा, जो क्या खाते हो आपने बोला। अच्छा। अशन, अशन होता है खान पान, कि मैं संत हूं, मैं तो एक ही टाइम भिक्षा मांग के खा रहा हूं, तो उसकी क्या वो एक्सरसाइज प्लान करेगा। या आप ग्रस्त हो तो आप 2 टाइम ही खाते हो, ज्यादा आपका ग्रस्त में भी ज्यादा खान पान नहीं है। या आप मतलब कहते हैं कि नॉर्मल खाना खाते हो, बहुत आपकी डाइट नहीं है, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मतलब ऐसी एक्सरसाइज आपको लाभ करेंगी। बहुत रिगरस जिम वाली एक्सरसाइज आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खाते ही रहते हो, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो फिर तो आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आहार भी तो नियंत्रित करना पड़ेगा उसको। आहार भी करना पड़ेगा। तो ये सब लिंक्ड है, ये सब लिंक्ड है, क्योंकि हम प्लानिंग तो कर रहे हैं एक्सरसाइज की, पर यहाँ फूड की बात चली है। तो उन्होंने कहा कि आपको एक्सरसाइज प्लान होनी चाहिए ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, ना कि आपने किसी व्यक्ति को फिक्स कैसे कर दिया कि 45 मिनट्स इन अ डे, 1 आवर इन अ डे। इसका ये मुझे मतलब समझ में आया श्याम प्रिया जी कि अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज करना है, तो हमें किसी से एडवाइस लेनी चाहिए, जो एक योग गुरु है, जो भी हमें ये एडवाइस कर सके कि क्या काल है, क्या आपके बॉडी कंस्टिट्यूशन है, आयुर्वेद बताएगा कि उनसे गाइडेंस लेके ही करना चाहिए। ये नहीं कि आपने सुनी सुनाई, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा पड़ोसी कर रहा है तो आपने कर लिया, वो आपको नुकसान भी कर सकता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो बॉडी टाइप है वो दादी जानती ही थी, दादी बताती थी इस बच्चे को केला मत देना, इसकी तासीर ऐसी नहीं है। तो दादी नानी अनुभव से जानती थी। क्योंकि अब हमारा अनुभव उतना नहीं रहा, तो हम किसी आयुर्वेदाचार्य से, अच्छे आयुर्वेदाचार्य से नाड़ी परीक्षण करके अपनी शरीर की प्रकृति जान सकते हैं, बिल्कुल। और जाननी ही चाहिए, बिकॉज मेरी प्रकृति क्यों ना मैं जानूं, और मेरी प्लानिंग मैं क्यों ना कर सकूं। ये तो विजडम का विषय है। बहुत सारी चीजें हैं, और आपने बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी भी बताई, क्योंकि समय का सच में हमारे पास अभाव है। हमारे पास चलते चलते क्या आप वर्ड्स ऑफ विजडम देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। स्वस्थ रहना है वो बुद्धि का विषय है, स्वास्थ्य, विवेक, हेल्थ, विजडम। हमें क्या करना चाहिए, विवेक जागृत कैसे होगा, तो हमें सिर्फ गुणों को देखना है। गुणों मीन्स मेरे गुण क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, प्रकृति के मतलब ऋतु जो आई प्रकृति में उसके गुण क्या हैं, जो मैं द्रव्य, जो मैं फूड आइटम खा रहा हूँ उसके गुण क्या है। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि बादाम तो बहुत अच्छा है, पर बादाम मेरे गुणों के हिसाब से अनुकूल हो रहे हैं या नहीं। जो मैं आइटम खा रहा हूँ वो जैसे गन्ना है, अब गन्ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दियों में गन्ने को खाने के लिए सॉलिड ही गन्ना खाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में हमको थोड़ा डिफरेंट बल चाहिए, सर्दी को हमको कवर अप करना है। लेकिन गर्मी में गन्ना खाना है तो लिक्विड फॉर्म में ही खाना पड़ेगा। तो अब आपको चयन करना पड़ेगा। तो ये विजडम की बात है कि अभी ऋतु कौन सी चल रही है, तो जो मैं खाने वाली वस्तु है उसके गुण क्या हैं, उसको मैं किस फॉर्म में खा रहा हूँ। तो आपको ये पूरी गुणों की साइंस है। आप हमारे स्टूडियो में आई और इस विषय पर इतनी विस्तृत जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच। अभी आप ग्रीष्म ऋतु और आयुर्वेद इस विषय पर श्याम प्रिया से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।